लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था सेक्शन 10 के बारे में ना, और उसमें पहला सेक्शन हम लोगों ने देखा था ग्रेच्युटी के बारे में। हाँ या ना? दो तरह के एम्प्लॉयज़ होते हैं, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में 100% एग्जेम्प्ट होता है क्योंकि ये आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट है। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में दो तरह के चीज़ें देखी होंगी, कवर्ड अंडर द ग्रेच्युटी एक्ट, नॉट कवर्ड अंडर द ग्रेच्युटी एक्ट। अगर कवर्ड अंडर द ग्रेच्युटी एक्ट है तो तीन में से जो सबसे कम हो, एक्चुअल अमाउंट 10 lakhs और हाफ मंथ सैलरी यानी 15 डिवाइडेड बाई 26 डेज सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ। सैलरी का मतलब बताया गया था बेसिक सैलरी प्लस डीए, इफ वगैरह का कोई लोचा नहीं था। नॉट कवर्ड बताया गया था एक्चुअल अमाउंट 10 lakhs और हाफ मंथ सैलरी 1/2, हाफ मंथ सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 10 months एवरेज सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, पार्ट देयर ऑफ वर्ड यूज नहीं किया गया था। और सैलरी का मतलब था बेसिक सैलरी प्लस डीए इफ प्लस परसेंटेज। इफ का मतलब इफ प्रोवाइडेड इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और परसेंटेज का मतलब परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर अचीव्ड बाय हिम। ओके, ग्रेच्युटी के में तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने नोट लिखवाए थे। पहला इंपॉर्टेंट नोट लिखवाया था, इफ ग्रेच्युटी इज रिसीव्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ सर्विस इट इज 100% टैक्सेबल एट ऑल। सेकंड पॉइंट लिखवाया था, इफ ग्रेच्युटी इज रिसीव्ड फ्रॉम मोर देन वन एम्प्लॉयर ड्यूरिंग द सेम प्रीवियस ईयर एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट देन स्टिल आर टोटल मैक्सिमम लिमिट विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू ₹10 lakhs, इट विल नॉट बी इनहांस्ड बिकॉज इट इज फॉर द लाइफ टाइम ऑफ द एम्प्लॉय। थर्ड बताया था, इफ एनी एम्प्लॉय हैज ऑलरेडी गॉट द एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10(10) इन एनी अर्लियर प्रीवियस ईयर एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट फ्रॉम द प्रीवियस एम्प्लॉयर एंड राइट नाउ अगेन ही इज गेटिंग रिटायरमेंट फ्रॉम द प्रेजेंट एम्प्लॉयर, देन इन दैट केस द मैक्सिमम लिमिट ऑफ ₹10 lakhs विल गेट रिड्यूस्ड फ्रॉम दैट पोर्शन ऑफ द अमाउंट विच ही हैज ऑलरेडी गॉट एग्जम्पशन इन एनी अर्लियर प्रीवियस ईयर। इज इट क्लियर? अच्छा, ग्रेच्युटी के बाद हमने डिस्कशन किया था 10(10)(a), याद होगा? इसको हम लोगों ने नाम दिया था कम्यूटेड पेंशन। और अगर कम्यूटेड पेंशन की बात करें तो हिंदी में मैंने लिखवाया था पेंशन की एकमुश्त राशि। दो तरह के एम्प्लॉयज़ होते हैं, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के मामले में ये 100% एग्जाम्प्ट होता है, और नॉन गवर्नमेंट के केस में दो चीज़ें देखी जाती हैं, ग्रेच्युटी मिली थी या नहीं मिली थी। अगर मिली थी तो 1/3 ऑफ द 100% कम्यूटेड पेंशन इज exempt, and if the gratuity was received at the time of the retirement then half of the 100% commuted pension is exempt. Is it clear? जो आज हमें डिस्कशन करना है दैट इज योर सेक्शन 10(10)(a) लीव इनकैशमेंट। हिंदी में इसको कहते हैं अर्जित अवकाश का नकदीकरण, लीव इनकैशमेंट। सर ये होता क्या है लीव इनकैशमेंट? अगर मैं बात करूं, दो एम्प्लॉयज हैं, चलो एक एम्प्लॉय है, उसको मैंने छुट्टी कही, साल में तेरे को 30 दिन से ज़्यादा छुट्टी नहीं मिलेगी। उसने कहा ठीक है, लेकिन वो मेहनती और ईमानदार इतना कि वो साल भर में केवल 10 दिन छुट्टी लिया, 15 दिन छुट्टी लिया, अभी भी वो छुट्टी ले सकता था, लेकिन उन्होंने लीव को अवेल नहीं किया। तो ये जो एक्रूड हॉलीडे है ना, जो एक्रूड हॉलीडे जो लीव अर्नड कर रहा है, इकट्ठे होते 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 अगर आप उसको कोई बेनिफिट ना दे, क्या वो छुट्टी लेना स्टार्ट ना कर दे? कहेगा अभी भी मेरे खाते में 10 दिन की छुट्टी है, चलो छुट्टी मार लेते हैं। अदरवाइज अगर उसको ये पता चल जाए कि एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट ही विल बी बेनिफिटेड विद ऑल दोज अर्नड लीव विच ही हैज नॉट अवेल्ड एट द टाइम ऑफ द जॉब, तो वो अपनी पूरी ईमानदारी से काम करेगा, क्योंकि उसे मालूम है कि रिटायरमेंट के समय उसको उसका बेनिफिट मिलेगा। अब वो रिटायर हुआ, तो जितनी छुट्टियां उसने नहीं ली थी सबको जोड़ा गया, सबको एक जगह रखा गया कि ये छुट्टियां आपने नहीं ली, आपके खाते में क्रेडिट, ये रहा आपका पैसा। बताओ अचानक इतना सारा एक साथ पैसा मिलेगा तो टैक्स ज़्यादा लगेगा ना। अगर वही हर साल मिलता तो शायद कम लगता। गवर्नमेंट ने कहा हम ये अत्याचार नहीं होने देंगे, हम सेक्शन 10(10)(a) में उसको डिडक्शन देंगे, सॉरी एग्जेम्पशन देंगे।
एम्प्लॉयज को दो तरह बांटा गया, कितने तरीकों से? दो तरीकों से। पहला, अच्छा मालूम है तुम लोग को, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एंड द सेकंड वन इज नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में 100% एग्जेम्प्ट होता है, जबकि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। यहां कोई दो कैटेगरी नहीं है, और इन चार में से जो सबसे कम होगा, कितने में से? उसको माफ किया जाएगा। एक्चुअल अमाउंट मैक्सिमम 3,50,000। बोलो 3 लाख या 350? अच्छा वहां 3 लाख लिखा है, चलो तीसरा लिखो। 10 मंथ्स सैलरी। पहले हमारी जो ग्रेच्युटी होती थी उसको मिलता था 350 का बेनिफिट, वो बढ़ाकर 10 लाख हुआ है, ठीक है, ये 3 ही लाख है। हाँ लास्ट है अर्न्ड लीव सैलरी। तो अगर मैं बात करूं तो हमारे पास 4 पॉइंट हैं। कौन कौन से पॉइंट हैं? 4 पॉइंट हैं। एक्चुअल अमाउंट 3 लाख, 10 मंथ सैलरी और अर्न लीव सैलरी। सर इन चारों में जो सबसे कम होगा वो माफ हो जाएगा। हमें इसके लिए कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज it will be given in the question that actual amount of earned leave salary is this one, and we are not required to put any type of efforts to calculate the maximum limit, because already it is given to us 3 lakhs. Now we are required to calculate 2 components. The first one is 10 months salary and the second one is earned leave salary. सर इन दोनों में फर्क क्या है और है क्या? अगर हम इन दोनों की बात करें, टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, मेरी बात ढंग से सुनना, टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, कौन सा बेस लेने जा रहे हैं? immediately preceding 10 months एवरेज सैलरी। अगर ग्रेच्युटी याद रखो तो ग्रेच्युटी में लास्ट 10 मंथ्स मैंने बोला था, और जब लीव इनकैशमेंट की बात आई इमीडिएटली प्रीसीडिंग ले लिया। जब ग्रेच्युटी की बात आई थी तो लास्ट 10 मंथ्स, और जब लिव इनकैशमेंट की बात आ रही है तो इमीडिएटली प्रीसीडिंग 10 मंथ्स। दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है। अगर हम बात करें इसकी, किसकी? ग्रेच्युटी की, तो ग्रेच्युटी में वर्ड यूज किया गया था लास्ट 10 मंथ्स एवरेज सैलरी। तो सर अगर डेट ऑफ रिटायरमेंट 20 अक्टूबर 2015 हो तो लास्ट 10 मंथ्स कौन कौन से लिए जाएंगे? सितंबर से या 19 अक्टूबर से? अरे 19 अक्टूबर से लोगे या सितंबर से लोगे? यानी सितंबर 15, अगस्त, जुलाई, जून, हाँ या ना, मई,
अप्रैल, बोलो भाई, मार्च, फरवरी, जनवरी, दिसंबर, ये लेंगे दिसंबर 14, आया ना, ये 10 महीनों का हिसाब किताब लेंगे। और अगर कोई बंदा 31 अक्टूबर को रिटायर हुआ होता, 31 अक्टूबर, तो कहां से लोगे? लोगे ना, पूरा महीना तो हो गया ना। इतनी मार खाओगे। जब बोला है मैंने लास्ट 10 मंथ्स, तो तुम लोग करंट मंथ को क्यों ले रहे हो भाई? लास्ट का मतलब पिछला होता है ना। 31 अक्टूबर को रिटायर हो गया तो अक्टूबर ले लोगे, ये लास्ट मंथ हो गया क्या? 31 अक्टूबर अभी भी करंट मंथ है, रहेगा यही हिसाब किताब। अब क्लियर हुआ? लेकिन अगर हम बात करें लीव इनकैशमेंट की, और रिटायर हो रहा है 20 अक्टूबर को, तो जानते हो कैसे लोगे? 19 अक्टूबर, 1 अक्टूबर, ये 19 दिन किनारे कर लो। बाकी तुम्हारा सितंबर, अगस्त, पूरा जुलाई, जून, मई, अप्रैल, मार्च, फरवरी, जनवरी, दिसंबर। जरा देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ना 9 महीने हो गए। 9 महीने 19 दिन हो गए। कितने दिन बचे हैं? 11 दिन। वो दिसंबर के ले लो। किस तारीख से? 19 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर से लेकर 31 हो गए 11 दिन। ये 1 महीना हो गया, ये 1 महीना हो गया, ये बाकी बीच में 9 महीने। इज इट क्लियर? इमीडिएटली प्रीसीडिंग का मतलब होता है जस्ट पहली वाली डेट से। इमीडिएटली प्रीसीडिंग लिखा है, न लास्ट मंथ लिखा है, न कोई मंथ लिखा है, इमीडिएटली प्रीसीडिंग। तो जैसे ही रिटायर हुआ उसके जस्ट पहले वाली डेट से, इमीडिएटली। क्लियर है? हटा सकते हैं इसको। दोनों में फर्क समझ में आया? अच्छा सर, सैलरी मतलब क्या? सैलरी का मतलब बेसिक सैलरी प्लस DA इफ प्लस परसेंटेज। सर एक बात बताइए, गवर्नमेंट ने यहां पर साफ साफ कहा है, गवर्नमेंट ने यहां साफ साफ कहा है कि एम्प्लॉई इज एंटाइटल्ड टू गेट 30 days leave in completed in 1 completed year ऑफ सर्विस। 1 की जगह ईच लिख दें तो कोई दिक्कत है? पक्का? यानी एक एम्प्लॉय को 1 साल में 30 दिन से अधिक की छुट्टी नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती। 1 साल में 30 दिन से अधिक की छुट्टी आपको एम्प्लॉयर बोलता है 40 दिन छुट्टी ले ले। तुम्हारे बोलने से क्या होता है भाई? एम्प्लॉयर बोल रहा है 40 दिन छुट्टी ले लो, 20 दिन छुट्टी ले लो। तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होता। कानून तुम नहीं बना रहे हो। कानून में लिखा है कि 1 साल में 30 दिन से की छुट्टी अलाउ है, देन वी विल कैलकुलेट इट ऑन द बेसिस ऑफ द 30 डेज। क्यों? बोलो भाई। सर समझ में नहीं आया। तो ये दोनों फर्क क्या है? एक्चुअल अमाउंट और अर्न्ड लीव। एक्चुअल अमाउंट और अर्न्ड लीव, ये दोनों कैलकुलेट होता है। ये गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं। ये किसके रूल्स के हिसाब से चलता है? और ये एम्प्लॉयर का अपना रूल होता है। अब क्लियर है? पक्का? एक्चुअल अमाउंट को किस बेसिस पर देगा? अपने हिसाब से। लेकिन बाकी 3 चीजें क्या है? गवर्नमेंट के रूल्स। यानी यहां पर भी 30 दिन 1 साल में, यहां पर भी 1 साल में 30 दिन की छुट्टी। ठीक हो गया? जरा देखें आप अपना मटेरियल, पेज नंबर है 26। If an individual receive leave encashment on his retirement, then the amount received will be eligible for exemption.
Government fully exempt, non-government actual amount 3 lakh 10 1 salary, earned leave salary on the basis of immediately preceding 10 1 average salary. सैलरी की मीन्स दिया हुआ है, यही जो मैंने लिखा है, साथ ही साथ ये नोट वहीं लिख दो, ये नोट वहीं पर चिपका दो। ये नोट आप वहां लिख दीजिए। हटा दें। नेक्स्ट क्लास से हम लोग न्यूमेरिकल पिक करेंगे, चिंता न करना। सेक्शन 1010B रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। छटनी चटनी चटनी की क्षतिपूर्ति। हाँ, कहते हैं ना छांटना, रिट्रेंच करना, जबरदस्ती निकाला जाना, आप चाहो या ना चाहो, इसको कहा जाता है छांटना, छटनी करना। अब जाहिर सी बात है, जब भी किसी को आप निकालेंगे तो बड़े प्यार से वो निकल जाएगा, हाँ, कि बवाल होगा। इसको हम कहते हैं डिस्प्यूट। क्या होता है? अच्छा एक बात बताओ, मैं एक एम्प्लॉयर हूँ, मेरे यहाँ एम्प्लॉयज़ हैं, अगर मैं किसी को निकालूंगा तो क्या मैं उसको 2-4 लाख रुपए कंपनसेशन दूंगा? अरे बोल, नहीं, मेरे ऊपर रूल्स नहीं लगते। रिट्रेंचमेंट के रूल्स स्पेसिफाइड एम्प्लॉयर्स के ऊपर लगते हैं, गवर्नमेंट हो या कॉरपोरेशंस हो, पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो, उनके ऊपर ये रूल्स और प्रोविजंस लगते हैं, सबके ऊपर नहीं। तो यहाँ गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट को बांटना तो मूर्खता वैसे ही है, क्लियर है, क्योंकि इसमें सेलेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ही ये रूल्स लगते हैं। तो सबसे पहले ये याद रखना, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। एक तो बंदे को निकाल रहे हो और ऊपर से उसको जब कंपनसेशन मिल रहा है तो उस पर तुम टैक्स लगा रहे हो। एक तो रोता हुआ जा रहे हो, कर टैक्स तो खुशी वाली बात है, खुशी वाली बात नहीं, निकाला गया है। तो कहा गया इनसे में जो सबसे कम होगा उसको छूट देंगे, इन सब में जो सबसे कम होगा उसकी छूट दे देंगे। इन तीन में से, कितने में से? पहला तो मालूम ही है, और यहां पर भी मैक्सिमम लिमिट है। अब आते हैं थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। मैंने कहा प्यार मोहब्बत से जाएगा या लड़ाई करके जाएगा? छटनी करोगे तो बवाल होगा, बवाल होगा तो क्या होगा? डिस्प्यूट होगा। और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा डिस्प्यूट कब हुआ था? हिंदुस्तान का सबसे बड़ा डिस्प्यूट कब हुआ था? तो बोलो ना कौन सा ईयर था? ठीक, तो यहां पर डिस्प्यूट वो नहीं हो रहा है पार्टीशन का, यहां पर हो रहा है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। किस ईयर में? तो पूरा अमाउंट लिखना है ऐसे, थर्ड, अमाउंट एज पर, ठीक है ना। तो 3 अमाउंट आएंगे, एक्चुअल अमाउंट 5 lakhs और अमाउंट कैलकुलेटेड एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। याद रखना बहुत आसान है, छटनी हो रही है तो डिस्प्यूट हुआ, डिस्प्यूट इंडस्ट्री में हो रहा है, और डिस्प्यूट की बात जब भी आती है तो कौन सा ईयर याद आता है? ठीक है ना, नोट कर लो।
हो गया। अब हम जो बात करेंगे ढंग से सुनना। सर इतना जल्दी खत्म होगा? हाँ, सेक्शन 1010 भी हम लोगों ने रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन की बात की, 3 में से जो सबसे कम होगा उसको माफ कर दिया जाएगा। एक्चुअल अमाउंट 5 लाख और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के हिसाब से कैलकुलेटेड अमाउंट। लेकिन एक और है जहां जबरदस्ती नहीं बल्कि आप अपनी मर्जी से निकाले जाते हैं। क्या बोला जाता है? वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन। अगर वीआरएस है, वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन मिल रहा है, नौकरी तो नौकरी होती है, गई तो गई, रोना तो पड़ेगा। तो यहां पर भी बोला गया 3 में से जो सबसे कम होगा वो माफ होगा। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। बोलो ना। पहला है एक्चुअल अमाउंट, दूसरा है मालूम है ना कितना? 5 लाख। सुनो ढंग से, कॉपी बाद में लेना। थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप अपनी मर्जी से जा रहे हो। आप अगर नहीं गए होते तो हमें आपको इतनी सैलरी देनी पड़ती। रिमाइनिंग पीरियड ऑफ सर्विस इनटू लास्ट ड्रॉन सैलरी। बोलो ना, इतना तो आप लेते कम से कम ना, अगर आप नहीं गए होते तो। 40 महीना काम करते 10,000 के हिसाब से, जो भी आता। क्लियर हुआ? यह है पहला पॉइंट। और इसी में ही दूसरा पॉइंट है, हो सकता है हमको ये इंफॉर्मेशन ना मालूम हो कितने साल और काम करता, तो वहां पर हम लेते हैं कितने साल उसने काम किया, कितने साल काम करता अब नहीं मालूम है, ये तो मालूम है कितने साल काम वो किया। हाँ या ना? तो हम लिखेंगे कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ, और हर एक साल के बदले उसको, हर एक साल के बदले उसको 3 महीने की सैलरी फोकट में देंगे वीआरएस के नाम पे। अगर उसने 10 साल काम किया है तो 30 महीने, 15 साल काम किया है तो 45 महीने, इंटू 3 कर देंगे। तो 45 महीने है ना, महीने है ना, महीनों में कैलकुलेट होता है या रुपयों में? सैलरी का मल्टीप्लाई करो, कौन सी सैलरी? इन तीनों में जो सबसे कम हो, लेकिन इन दोनों में जो हाई हो, इन दोनों में जो हायर। ये पॉइंट नंबर 3 में दोनों हैं। इन दोनों में जो हाई हो और तीनों में जो सबसे कम। इज इट क्लियर? पक्की बात है। तो अगर हमसे बोला जाए वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, तो 3 में से जो सबसे कम हो, एक्चुअल अमाउंट 5 लाख, और तीसरा पॉइंट है रिमाइनिंग पीरियड ऑफ सर्विस इनटू लास्ट ड्रॉन सैलरी, या कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इनटू 3 इनटू लास्ट ड्रॉन सैलरी। नोट करो और मैं पूछता हूं फिर तुमसे। सुन लो, सेक्शन 1010CC। सर 1010 आपने बताया ग्रेचुटी, 1010A कॉम्यूटेड पेंशन, 1010AA लीव इन कैशमेंट, 1010B रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, 1010C वॉलंटरी रिटायरमेंट, 1010CC
एक एम्प्लॉयर है जो अपने एम्प्लॉय को परक्विजिट्स देता है, यानी नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स देता है। मैंने आपको सैलरी दी 5,000 रुपए पर मंथ, कितना, और आपको मैंने घर दे दिया 20,000 पर मंथ वाला, 2 मिनट के लिए मान लेते हैं। जितने भी परक्विजिट्स हैं, कार हो गई, बिल्डिंग हो गया, स्वीपर हो गया, गार्डनर हो गया, वॉचमैन हो गया, गैस कनेक्शन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मैंने आपको परक्विजिट दे दिया, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स आपको दे दिया मैंने, ये नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स आपको फैसिलिटी दे दी, कैश न देकर क्या दे दिया। अब बताओ आपकी टोटल सैलरी कितनी हो गई? 25,000। कैश आपको इतना मिलता है, नॉन कैश आपको इतना मिलता है, हाँ या ना? अब बताओ, मान लें 2 मिनट के लिए 10% टैक्स लग गया, कितना लग गया? कहां से देंगे आप ये 2,500? तो अब तुम्हारे पास बचा कितना? खाने के लिए पैसा ही नहीं बचा। एम्प्लॉयर ने हमें सैलरी दी या बदला लिया? कहां दिया हमको उसने सैलरी? अरे भगवान का शुक्र है अभी 20,000 था, अगर 40,000 होता तो 4,000 निकल जाता। हाथ में कितना बचता कैश? 1,000। ठीक, ये 4,000 है, तो 5,000 में 4,000 निकल जाता, 1,000 बचता। तो एम्प्लॉय के पास तो कुछ बच ही नहीं रहा। हाँ, अच्छा, तुम ये बोलना चाहते हो सर दोनों मिलाकर 45,000 और ये हो जाएगा 4,500, पक्का सही है। अब कितना बचा एम्प्लॉय के हाथ में? 500। बच्चा को खाएगा क्या, बच्चों को पढ़ाएगा क्या, घूमेगा क्या? ये तो बदला लिया। तो एम्प्लॉयर कहता है चलो यहाँ तक तो ठीक था, अगर ये फैसिलिटी 60,000 हो जाती तो गड़बड़ है ना। तो एक तरह से अटैक है एम्प्लॉय के ऊपर। जो कैश मिल रहा है उसको कम मिलने लगा क्योंकि उसका टैक्स जाएगा। एम्प्लॉयर ने कहा तुझसे चिंता ना कर, ये अब हेडेक मेरा है। जहां इतनी जिम्मेदारियां मैंने ले ली, तेरे टैक्स की भी जिम्मेदारी मैं ले लेता हूं। मेरी बात समझ रहा? तेरे टैक्स की भी जिम्मेदारी मैं ले लेता हूं, यानी कि व्हेन द अमाउंट ऑफ टैक्स इज बोर्न बाय द एम्प्लॉयर ऑन नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स, तो तुम्हें तो एक और फायदा मिल गया। तुम्हें एक और फायदा मिल गया, फायदे के ऊपर फायदा। मान लो अब वो टैक्स दे रहा है तो टैक्स भी तुम्हारा फायदा जुड़ जाए, फिर से सैलरी कैलकुलेट करो। अरे सर कौन सा बवाल है, क्योंकि सैलरी तो आपकी बढ़ गई। अगर मैं आपका टैक्स बियर कर रहा हूं तो आपका ऑब्लिगेशन में बर्दाश्त कर रहा हूं, तो आपका सैलरी। लेकिन कहा गया ये बार बार कॉम्प्लिकेशंस बनाने से अच्छा इसको सिंप्लीफाई कर दो। इफ employer is ready to pay the amount of taxes on non-monetary benefits, then it will not be treated as income in the hands of the employee. It will be an exempted income. अगर एम्प्लॉयर आपको नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स दे रहा है और उस पर टैक्स खुद बियर कर रहा है, तो वो जो अमाउंट टैक्स का है वो आपकी इनकम हो गई, लेकिन वो माफ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? माफ हो जाएगी। तो ये एग्जेम्प्ट है इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। हाँ या ना? नहीं समझ में आई बात? एम्प्लॉयर कहेगा नहीं हमको तो खर्चे की तरह छूट दो, क्योंकि मैंने एम्प्लॉय के लिए खर्चा किया है तो उसको खर्चे की तरह छूट दो। एम्प्लॉय के लिए इनकम है, मेरे लिए खर्चा है कि नहीं है? मैं खर्चे की छूट मांगूंगा? अरे भैया टैक्स है, टैक्स दे रहे हो, डायरेक्ट टैक्स दे रहे हो, उसकी छूट नहीं मिलेगी। तो एम्प्लॉयर के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से हम पीजीबीपी चैप्टर में जब पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ मैं बताऊंगा कि एम्प्लॉयर को इस तरह के टैक्सेस की छूट नहीं मिलती। एम्प्लॉयर को इस तरह के टैक्स पेमेंट की छूट नहीं मिलती। वो ये नहीं कह सकता ये मेरा खर्चा है, ना, छूट नहीं मिलेगी। पक्का? यानी एम्प्लॉयर को छूट नहीं मिलेगी, एम्प्लॉय के लिए इनकम नहीं मानी जाएगी। सरकार को टैक्स मिल गया कहां से? एम्प्लॉयर से। क्लियर? क्योंकि अगर हमें छूट नहीं मिली तो मेरी इनकम बढ़ गई, और मेरी इनकम बढ़ गई तो मुझे टैक्स देना पड़ा। कुल मिलाकर अब तक कितनी चीजें हम लोगों ने देखी? सेक्शन 1010 CC
पहला सेक्शन 1010 ग्रेजुटी, सेक्शन 1010 ए लिव इन कम्यूटेड पेंशन, सेक्शन 1010 ए लिव इन कैशमेंट, सेक्शन 1010 बी रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, 1010 सी वॉलंटरी रिटायरमेंट, सेक्शन 1010 सी टैक्स पेड ऑन नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स। क्लियर? हटा दें। एक एम्प्लॉयर जब अपने एम्प्लॉय को बेनिफिट्स देता है ना, तो दो तरह से बेनिफिट्स देता है, या तो कैश ले लो या तो फैसिलिटी ले लो। ये लो कि पैसा, अपना किराया देखते रहना घर का, हमें हमारी और मत ताकना। ये लो पैसा, घर का किराया देते रहा, तुम्हें अलाउंसेस मिला, इसको कहते हैं अलाउंसेस। ये लो घर, जाओ रहो, इसको कहते हैं फैसिलिटी, परक्विजिट्स। पर्पस क्या है? घर की सुविधा देना। यहाँ तो कैश लो, किराए का घर ढूंढो, खोजते रहो, देते रहो। दैट इज रेंट बेनिफिट्स, हाउस रेंट अलाउंसेस, अगर मैंने आपको कुछ कैश बेनिफिट दिया तो। अदरवाइज वो घर है, जाकर रहो, कितना किराया कितना नहीं तुमसे कोई लेना देना नहीं। इसको हम कहते हैं परक्विजिट्स, फैसिलिटी, नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स। क्लियर? ये लो कैश, जा करके गार्डनर को पैसा दे देना, गार्डनिंग अलाउंसेस, स्वीपर अलाउंसेस, कैश में आपको मिल रहा है। ये लो गार्डनर, जाओ अपना काम करो, इसको कहते हैं फैसिलिटी। क्लियर हुआ? दोनों में फर्क समझ में आया? हम यहाँ किसकी बात करने जा रहे हैं? यानी जो चीज़ किस में दी जाए? कैश में। 3 तरह के अलाउंसेस होते हैं। कितने तरह? 100% टैक्सेबल, 100% exempt, partly exempt and partly taxable। सर क्या है ये? देखा जाए। डीए 100% टैक्सेबल होता है, सोचना ही नहीं। डियरनेस अलाउंसेस, क्या दिक्कत क्या है इसमें? डियरनेस अलाउंसेस 100% टैक्सेबल होता है। सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस, नगर क्षतिपूरक भत्ता। आप पहले काम करते थे दिल्ली में, अब आपको भेज दिया गया मिर्ज़ापुर, अब आपको भेज दिया गया गाज़ियाबाद। शहर, छोटे शहर में गए हैं या छोटे शहर से बड़े शहर में गए तो वहाँ का क्षतिपूर्ति का भत्ता दिया गया, सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस। ठीक, पूरी तरह टैक्सेबल होता है। टिफिन अलाउंसेस, आपको खाने के लिए टिफिन दे दिया जाता है, टिफिन नहीं दिया जाता बल्कि उसका कैश दिया जाता है, टिफिन अलाउंसेस। कुत्ता पालो, डॉग अलाउंसेस। प्रॉक्टर अलाउंसेस, वार्डन अलाउंसेस। पार्टली में आएगा एजुकेशन अलाउंसेस, हॉस्टल अलाउंसेस, अभी मैं बताऊंगा। हाउस रेंट अलाउंसेस, यूनिफॉर्म अलाउंसेस, हंड्रेड % एग्जेम्प्ट में आएगा अलाउंसेस टू एम्प्लॉयज ऑफ WTO।
यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस के एम्प्लॉयज़ को मिलने वाला अलाउंसेस बोल सकते हैं। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, पहला कोई भी अलाउंसेस दे दो पूरा माफ होता है, कोई भी अलाउंसेस दे दो पूरा माफ होता है। अलाउंसेस टू द जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड, पूरा माफ होता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कुछ भी अलाउंसेस दे दो पूरा माफ होता है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज को कोई भी अलाउंसेस दे दो पूरा माफ होता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एम्प्लॉयड आउटसाइड इंडिया, अगर कोई गवर्नमेंट का एम्प्लॉय आउटसाइड इंडिया काम कर रहा है, कहां काम कर रहा है, और उसको अगर हम दे रहे हैं क्या अलावेंसेस, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट, ठीक, वो तो काम इंडिया के लिए कर रहे हैं, उसको अगर हम अलावेंसेस देते हैं वो सारे माफ होते हैं। याद रहेगा, ये तीन याद करना आसान है सर, पूरी तरह माफ है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को दिए जाने वाला अलावेंसेज, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को दिए जाने वाला कोई भी अलावेंसेज, और हमारा फॉरेन अलावेंसेज जो किसी एम्प्लॉय को आउटसाइड इंडिया काम करने के दौरान दिया जाता है, वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहिए। क्लियर है, तो उसको दिए जाने वाले सारे अलावेंसेज माफ होते हैं। अगर बात करें हम टैक्सेबल अलावेंसेज फुल्ली, तो डियरनेस अलावेंसेज, सिटी कंपनसेटरी, टिफिन या लंच अलावेंसेज, वार्डन या प्रॉक्टर अलावेंसेज, डेप्यूटेशन अलावेंसेज, ओवर टाइम अलावेंसेज, मेडिकल अलावेंसेज, सर्वेंट अलावेंसेज, फैमिली अलावेंसेज। तो मेडिकल अलावेंसेज, सर्वेंट अलावेंसेज, फैमिली अलावेंसेज, ये सारे अलावेंसेज दिए जाते हैं और ये सारे टैक्सेबल होते हैं। प्रोजेक्ट अलावेंसेज एंड हॉलीडे अलावेंसेज एंड मैरिज अलावेंसेज, ये जो भी हो वो सारे टैक्सेबल होंगे। पार्टली एग्जेम्प्ट एंड पार्टली टैक्सेबल में जो आते हैं, जरा ढंग से देखो कौन कौन से आते हैं। पार्टली एग्जेम्प्ट एंड पार्टली टैक्सेबल में ट्रैवलिंग अलावेंसेस, डेली अलावेंसेस, यूनिफॉर्म अलावेंसेस, हेल्पर अलावेंसेस, एकेडमिक अलावेंसेस, कन्वेंस अलावेंसेस, स्पेशल कंपनसेटरी हिली एरिया अलावेंसेस, बॉर्डर एरिया अलावेंसेस, ट्राइबल एरिया अलावेंसेस, एजुकेशनल एंड हॉस्टल अलावेंसेस, ट्रांसपोर्ट अलावेंसेस एंड अंडरग्राउंड अलावेंसेस। सुन लो, अगर हम इनको दिमाग में सेट कर लें, इनको दिमाग में सेट कर लें, तो दिमाग में ये सेट होने में टाइम नहीं लगेगा। इसमें आएगा हिली एरिया अलावेंसेस, ट्राइबल एरिया अलावेंसेस, हिली एरिया, ट्राइबल एरिया, अंडरग्राउंड, ट्रांसपोर्ट अलावेंसेस, देखेंगे सारे पढ़ेंगे क्या है ये, कितना छूट मिलता है कितना नहीं होता। ये पूरी तरह टैक्सेबल है, ये पूरी तरह टैक्सेबल है। आपको डियरनेस अलावेंसेस मिल रहा है, डियरनेस पे मिल रहा है, सिटी कंपनसेटरी अलावेंसेस मिल रहा है, डॉग अलावेंसेस मिल रहा है, वार्डन अलावेंसेस मिल रहा है, प्रॉक्टर अलावेंसेस मिल रहा है, मेडिकल अलावेंसेस मिल रहा है, फैमिली अलावेंसेस मिल रहा है, टिफिन अलावेंसेस या लंच अलावेंसेस मिल रहा है, सर्वेंट अलावेंसेस मिल रहा है, पूरी तरह से टैक्सेबल होता है। 100% एग्जेम्प्ट में तीन आते हैं, यूएनए को एम्प्लॉयज़ को मिलने वाला अलावेंसेस, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को मिलने वाला अलावेंसेस, एंड आउटसाइड इंडिया सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को मिलने वाला अलावेंसेस। इज इट क्लियर? पार्टली में एजुकेशन अलावेंसेस, हॉस्टल अलावेंसेस, ट्रैवलिंग अलावेंसेस, एचआरए अलावेंसेस, हिली एरिया अलावेंसेस, ट्राइबल एरिया अलावेंसेस, अंडरग्राउंड अलावेंसेस, यूनिफॉर्म अलावेंसेस, हेल्पर अलावेंसेस, डेली अलावेंसेस, बस हो गया ये अलावेंसेस। 5 मिनट दें।
अलावेंसेस की अगर बात करें तो पार्टली अलावेंसेस में देखिए पार्टली टैक्सेबल एंड पार्टली एग्जेम्प्ट, इसमें भी दो तरह के अलावेंसेस हैं। भाई जितना खर्च करोगे, मैंने तुम्हें 2000 रुपये दिए, तुमने 500 खर्च किया तो कितना बचा ले गए? 1500, टैक्स लगा दो। यानी अप टू द एक्सटेंट ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर द अलावेंसेस आर एग्जेम्प्ट एंड योर सेविंग विल बी योर इनकम। दूसरा, मैंने आपको अलावेंसेस दिया, उसमें से फिक्स है 500 रुपया माफ होगा। अगर मैंने 800 दिया तो 500 माफ होगा, आप खर्चा करो या ना करो। दो तरह से लिमिट्स तय हैं, एक तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर की लिमिट या अमाउंट की लिमिट। ठीक, अगर हम बात करें एजुकेशन अलावेंसेस की तो इसके लिए कहा गया न्यूमेरिकल, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास से देखेंगे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास से। एजुकेशन अलावेंसेस के लिए बोला गया 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड एग्जेम्प्ट है। एक्चुअल में आप कितना खर्च कर रहे हो उससे कोई लेना देना, हाँ, मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए। कितने बच्चों के लिए? हॉस्टल अलाउंसेस 300 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड एग्जेम्प्ट है। कितने बच्चों के लिए? बोलो ना। यूनिफॉर्म अलाउंसेस, कौन, किसकी बात कर रहा हूं मैं? अलाउंसेस रिसीव्ड माइनस एक्सपेंसेस ऑन यूनिफॉर्म, टैक्सेबल अलाउंसेस। बोलते क्यों नहीं? जितना आप खर्च करोगे उतना छूट मिल जाएगा। यूनिफॉर्म अलाउंसेस, अब जरा देखा जाए एक करके क्या है। पहला है ट्रैवलिंग अलाउंसेस, जितना आप खर्च करोगे उतना माफ। should be provided by the employer and spent by the employee to meet the cost of the official tour or transfer expenses. Cost of travel or transfer includes payment for transfer, packing and transportation of personal effect. Means whatever the amount will be incurred by the employee on this account will be exempted at all. Means whatever the amount he'll get is total amount of allowances minus actual expenses incurred on traveling. हाँ या ना, जिसको हम ट्रांसफर अलाउंसेस भी बोलते हैं। डेली अलाउंसेस should be spent by the employee for meeting the daily charges incurred on a tour or transfer. यूनिफॉर्म अलाउंसेस बता दिया। हेल्पर अलाउंसेस सेम उस तरह से। एकेडमिक अलाउंसेस या रिसर्च अलाउंसेस, जितना खर्च करोगे उतना माफ हो जाएगा। कन्वेंस अलाउंसेस, जितना खर्च करोगे उतना माफ हो जाएगा। अब आते हैं हिली एरिया अलाउंसेस, इसकी कैटेगरी है 300 रुपये पर मंथ से लेकर 7000 रुपये पर मंथ। जितना आप ऊंची पहाड़ियों पर काम करोगे उतना ज़्यादा लिमिट बढ़ता जाएगा। तो 300 से लेकर के 7000 रुपये पर मंथ तक माफ है। अच्छा, बॉर्डर एरिया अलाउंसेस, बॉर्डर पर लड़ने चले जाओ 200 रुपये पर मंथ से लेकर 1300 रुपये पर मंथ। बॉर्डर एरिया अलाउंसेस 200 रुपये से लेकर 1300 रुपये पर मंथ तक माफ है। हाँ या ना। ट्राइबल एरिया, आदिवासी एरिया में अगर आप काम करोगे तो 200 रुपये पर मंथ माफ है। ठीक। चिल्ड्रेन 100, हॉस्टल 300। हाँ या ना। अब बात याद रखना, अंडरग्राउंड अलाउंसेस 800 पर मंथ, जो जमीन के नीचे कोल माइंस वगैरह में काम करते हैं उनके लिए है। 2 मैंने अलाउंसेस छोड़वाए हैं। सबसे ऊपर देखना, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस ऊपर और नीचे ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, ऐसा नहीं है। ऊपर है ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉइज के लिए अलाउंसेस और नीचे ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, 2 अलग अलग अलाउंसेस हैं। ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉइज को जो अलाउंसेस दिया जाता है वो माफ होता है 70% ऑफ द अलाउंसेस और 10,000 विच एवर इज लोअर, ये माफ होता है। ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉइज को जो अलाउंसेस देते हैं, आप ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय हो, आप ऐसी जगह काम करते हो जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, आप ट्रक ड्राइवर हो, चलो,
It is an allowances granted to an employee working in any transport system to meet his personal expenditure. जरूरी नहीं ड्राइवर, जो ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय, हाँ या ना, अगर उसको पर्सनल एक्सपेंडिचर के लिए मीट आउट करने के लिए उसको दिया जाता है ड्यूटी परफॉर्म्ड इन द कोर्स ऑफ रनिंग ऑफ सच ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस प्रोवाइडेड दैट सच एम्प्लॉय इज नॉट इन द रिसीट ऑफ डेली अलाउंसेस. एक एम्प्लॉय है, ड्राइवर है, कंडक्टर है, मैंने कहा जाओ हैदराबाद जाओ, अब उसने ट्रक निकाली चला गया, बस निकाली चला गया. उनको जो छूट दी जाती है वो दिया जाता है 70% ऑफ अलाउंसेस और 10,000 विच एवर इज लेस पर मंथ. 70% ऑफ द अलाउंसेस और 10,000 विच एवर इज लेस ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉयज को. ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस क्या होता है? जाहिर सी बात है, देखो ना, अगर ट्रक ड्राइवर जा रहा है तो रास्ते में उसको खाना पीना है कि नहीं खाना पीना है? काम करते हुए खाना पीना है, वर्क भी कर रहा है और खा पी भी रहा है. उनकी छूट है 70% और 10,000 विच एवर इज लेस. ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस क्या होता है? ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस इज ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय टू मीट द एक्सपेंडिचर फॉर द पर्पस ऑफ कम्यूटिंग बिटवीन द प्लेस ऑफ हिज रेजिडेंस टू द प्लेस ऑफ हिज ड्यूटी. घर से ऑफिस, ऑफिस से घर आते समय जो उसके खर्चे होते हैं उनकी बात कर रहा है. पहले ये 800 रुपये पर मंथ था, अब ये 1600 रुपये पर मंथ है. लेकिन अगर हैंडीकैप्ड और ब्लाइंड पर्सन की बात किया जाए तो पहले ये 1600 था, अब ये 3200 रुपये है. तो तुम लोग के लिए 1600 और 3200 इंपॉर्टेंट है. नॉर्मल केस में 1600 रुपये पर मंथ माफ है, हाँ या ना, जबकि ब्लाइंड और हैंडीकैप्ड के केस में 3200 रुपये पर मंथ माफ है. ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस ऑफिशियल ड्यूटीज़ को मीट आउट करने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन का फैसिलिटी यूज़ करते हैं उसकी माफ़ी दी गई है 1600 और 3200. नॉर्मल केस में 1600 रुपये पर मंथ, जबकि ब्लाइंड और हैंडीकैप्ड केस में 3200 रुपये पर मंथ. और ऊपर मैंने ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉयज़ की बात की थी. आप काम करते हो कहीं पर, ट्रांसपोर्ट का काम नहीं है, ऑफिस है, कॉल सेंटर है, आप वहाँ काम करते हो, आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस दिया गया तो आपके लिए माफ़ है 1600 रुपये पर मंथ. लेकिन अगर ब्लाइंड या हैंडीकैप्ड हो तो उसके लिए माफ़ होगा 3200. लेकिन आप काम करते हो, ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करते हो, आप एक जगह से दूसरी जगह रूट करते हो और गाड़ी में बैठ करके काम करते हो, तो आपको डेली रूटीन की चीज़ें चाहिए, तो वहाँ पर 70% ऑफ द अलाउंसेस और 10,000 विच एवर इज लेस. क्लियर है? पक्की बात है. ट्राइबल एरिया अलाउंसेस 200 रुपये पर मंथ है, हाँ या ना. और आपका बॉर्डर एरिया अलाउंसेस 200 रुपये से 1300 रुपये है, जबकि हिली एरिया अलाउंसेस 300 रुपये से 7,000 रुपये पर मंथ है. याद रहेगा. चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस 100 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड, 2 बच्चों के लिए मैक्सिमम. एजुकेशन अलाउंसेस 300 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड, 2 बच्चों के लिए मैक्सिमम, हाँ या ना. याद रहेगा. यूनिफॉर्म, डेली अलाउंसेस, ट्रैवलिंग या ट्रांसफर अलाउंसेस, एकेडमिक रिसर्च अलाउंसेस, ये आपका जितना खर्च करेंगे उतना माफ होगा. ट्रैवलिंग अलग, ट्रांसपोर्ट अलग है, ट्रैवलिंग अलग है. बढ़िया बाबू. ट्रैवलिंग अलाउंसेस should be provided by the employer and spent by the employee to meet the cost of official tour, underline कर लो, और ट्रांसफर, हाँ या ना. और ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस इज ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय टू मीट हिज एक्सपेंडिचर फॉर द पर्पस ऑफ कम्यूटिंग बिटवीन द प्लेस ऑफ हिज रेजिडेंट टू द ऑफिस. घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, यहां से मेरे घर तक, घर से ऑफिस तक, ये होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस. ट्रैवलिंग अलाउंसेस ऑफिशियल पर्पस के लिए. ट्रैवल क्या करते हो? ऑफिशियल ना. घर से यहां तक आते हो तो क्या ट्रैवल करके आते हो? ट्रांसपोर्ट का सहारा लेकर के आते हो. यहां से तुम्हें हैदराबाद भेज दिया जाए तो कहोगे हमें ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंसेस चाहिए. सॉरी, बात समझ में आई? क्लियर है? तो ट्रैवलिंग अलाउंसेस जितना आप एक्चुअल कॉस्ट बियर करोगे उतना माफ होगा, जबकि ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस आपको 1600 और 3200 रुपये माफ होता है. क्लियर है? याद रहेगा. तो हम लोगों ने आज जो देखा, सेक्शन 10(10)A ग्रेचुटी, 2 तरह के एम्प्लॉयज़ होते हैं, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट. गवर्नमेंट का 100% माफ होता है. नॉन गवर्नमेंट के केस में कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी एक्ट, नॉट कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी एक्ट. ग्रेचुटी एक्ट में एक्चुअल अमाउंट 10 लाख रुपए, यहाँ 15/26 ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस. नॉट कवर्ड में आता है 10 लाख रुपीज़ एक्चुअल अमाउंट, यहाँ हाफ मंथ सैलरी 1/2 ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 10 मंथ्स एवरेज सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस. अच्छा, दूसरा बताया था कॉम्प्यूटेड पेंशन.
दो तरह के एम्प्लॉयज़ होते हैं, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का 100% माफ होता है, नॉन गवर्नमेंट के केस में दो चीज़ें देखी जाती हैं, रिसीट ग्रेचुटी होती है या नहीं होती है। होती है तो 1/3 ऑफ द 100% कॉम्पिटेड पेंशन इज एग्जम्प्ट, अगर नहीं होती है तो 1/2 ऑफ द 100% कॉम्पिटेड पेंशन इज एग्जम्प्ट। सेक्शन 10(10)(a) लिव इन कैशमेंट दो तरह से होते हैं, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का 100% एग्जाम, नॉन गवर्नमेंट के केस में 4 में से जो सबसे कम हो। एक्चुअल अमाउंट 3 लाख रुपए, 10 मंथ सैलरी और लीव अर्नड लीव सैलरी। इज इट क्लियर? अर्न लीव सैलरी और 10 मंथ्स का कैलकुलेशन दोनों का इमीडिएटली प्रीसीडिंग 10 मंथ्स के हिसाब से होता है। और एक साल में गवर्नमेंट ने 30 दिन की छुट्टी अलाउ की है। एक साल में 30 दिन तो 6 महीने में, एक साल में 30 दिन तो 6 महीने में कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा रूल मत निकालने लगना। हाँ जी, एक साल में 30 दिन का मतलब पूरे एक साल में 30 दिन, हाँ, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। अच्छा, सेक्शन 10(10)(b) हमने रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन बताया था। एक्चुअल अमाउंट 5 लाख रुपए या इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के हिसाब से कैलकुलेटेड अमाउंट। वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम 10(10)(c) देखा था हम लोगों ने। एक्चुअल अमाउंट 5 लाख रुपीज़ और दो और तीसरे पॉइंट में देखे थे, रिमेनिंग पीरियड ऑफ सर्विस इनटू लास्ट ड्रॉन सैलरी या कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इनटू 3 इनटू लास्ट ड्रॉन सैलरी। इन दोनों में से जो अधिक और तीनों में से जो सबसे कम हो। क्लियर? सेक्शन 10(10)(c) अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स का टैक्स का पेमेंट खुद करता है तो वो एम्प्लॉय के हाथ में एग्जेम्प्ट होता है। इज इट क्लियर? उसके बाद हम लोगों ने अलावेंसेस की बात की थी। अलावेंसेस 3 तरह के होते हैं, 100% टैक्सेबल, 100% माफ और पार्टली टैक्सेबल एंड पार्टली एग्जेम्पशन। अगर 100% टैक्स एग्जेम्पशन की बात करें तो यूएनओ के एम्प्लॉयज़ हो गए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो गए और आउटसाइड इंडिया कोई काम करने वाला स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉय हो गया। 100% टैक्सेबल में अगर बात करें तो डियरनेस अलावेंसेज, डियरनेस पे, सिटी कंपनसेटरी अलावेंसेज, डॉग अलावेंसेज, टिफिन अलावेंसेज, लंच अलावेंसेज और मेडिकल अलावेंसेज, फैमिली अलावेंसेज, सर्वेंट अलावेंसेज, ये सब क्या है? 100% टैक्सेबल है। पार्टली में क्या आ जाएंगे? एजुकेशन अलावेंसेज, हॉस्टल अलावेंसेज, ट्रांसपोर्ट अलावेंसेज, ट्रांसफ़र अलावेंसेज, ट्रैवलिंग अलावेंसेज, हिली एरिया अलावेंसेज, बॉर्डर अलावेंसेज, ट्राइबल एरिया अलावेंसेज, यूनिफॉर्म अलावेंसेज, अंडरग्राउंड अलावेंसेज, ये सारे अलावेंसेज आते हैं। इज इट क्लियर? पक्का? ट्रांसपोर्ट अलावेंसेज के केस में मैंने कितना बताया था? ट्रांसपोर्ट ट्रैवलिंग अलावेंसेज ने, ट्रांसपोर्ट अलावेंस के केस में मैंने 1600 और 3200 रुपये बताया। हिली एरिया अलावेंसेज के केस में हमने 700 रुपये से 300 रुपये से 7000 रुपये तक बताया। बॉर्डर एरिया अलावेंसेज 200 रुपये से 1300 रुपये तक का बताया। ट्राइबल एरिया अलावेंसेज 200 रुपये पर मंथ बताया। ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉयज़ को अलावेंसेज जो बताया वो 70% ऑफ द अलावेंसेज एंड 10,000 विच एवर इज लेस। और अंडरग्राउंड कितना बताया? 800 रुपये पर मंथ। अब समझ में आई बात? याद रहेगा? थैंक यू बोलें, टाटा बोलें। थैंक यू बच्चों।